आपने देखा होगा कल के अध्याय में हम लोगों ने आवेश पे चर्चा की थी। हमने आपको ये बताया था कि आवेश की परिभाषा क्या होती है, आवेश का प्रकृति क्या होती है, और आवेश से हमको एक आइडिया इस बात का लगा था कि किसी भी निकाय में जब आवेश होता है तो उसका अपना एक प्रभाव होता है। प्रभाव इसलिए कह रहा हूं कि आपने कूलाम का नियम पढ़ा, तो कूलाम के नियम में आपने देखा कि दो आवेश किसी निकाय में रखे हुए हैं तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होता है। ये बल होना ही प्रभाव कहलाता है। तो इस बात से निष्कर्ष क्या निकला कि प्रत्येक आवेश के, यदि कोई आवेश यहां है तो इस आवेश के चारों को एक क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र बनने से क्या होता है, इस आवेश की उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र में उसका प्रभाव होता है। आवेश ज्यादा होगा, क्षेत्र बड़ा होगा, आवेश कम होगा, क्षेत्र छोटा होगा, लेकिन एक क्षेत्र तो होगा ना। जैसे आप स्कूल आते हैं तो आपके पढ़ाने का क्षेत्र क्या है, स्कूल का प्रीमिसेस है। इस स्कूल के प्रीमिसेस के बाद धीरे धीरे उसका क्षेत्र कम होता जाता है। तो उसी तरह से आप समझिए कि कोई भी आवेश हो, भले वो प्लस का हो भले वो माइनस का हो, वो जिस निकाय में रहता है उस निकाय में उस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसमें उस आवेश का प्रभाव होता है। अच्छा, इससे एक चीज में क्या पता पड़ी कि आवेश जहां होता है, इसका मतलब यह है कि आवेश के संग उसकी स्थिति महत्वपूर्ण है। पॉइंट किस जगह, अभी हम गति के आवेश की बात नहीं कर रहे। कोई आवेश युक्त पदार्थ है या चालक है, वो चल रहा है और उस समय वो क्षेत्र की बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारा चक्र जो है वो स्थित विद्युत की कारण है। तो जब हम आगे बात करेंगे क्षेत्र की, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आवेश या क्षेत्र जब हम बात करते हैं तो वह स्थिति का फलन है। फलन समझ रहे हैं आपने? गणित में आप फंक्शन देते हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y भी बदलता रहता है, x भी बदलता रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, फलन। तो यहां भी आवेश जो है या क्षेत्र जो है वो स्थिति का फलन है, न कि गति का फलन है। ये कंसेप्ट आप बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखें कि जब हम आवेश की बात करेंगे तब तक हमको ये मालूम होना चाहिए कि आवेश की स्थिति किस बिंदु विशेष पर है। ठीक है, तो बात यह है कि आवेश है, आवेश के साथ चारों तरफ एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उस आवेश का प्रभाव है। अब कैसे पता चलेगा कि इस आवेश का प्रभाव कैसे है? मान लीजिए इस कमरे में कोई आवेश है, तो आवेश का प्रभाव आपको कैसे पता पड़ेगा? आवेश का प्रभाव प्राप्त करने के लिए हमको एक दूसरा आवेश लाना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का मतलब यह है कि हम किसका परीक्षण कर रहे हैं, हम इस आवेश का परीक्षण कर रहे हैं कि भाई तेरा कितना प्रभाव है इस क्षेत्र में। तो प्रभाव ज्ञात करने के लिए हमेशा आपको उस क्षेत्र में एक दूसरा आवेश लाना पड़ेगा, ताकि उन दोनों के बीच में कोई बल लगे, आकर्षणता या प्रतिकर्षणता, उसे आप महसूस करें, ये आवेश परीक्षण उसे महसूस करें, तो हम कह सकें कि हाँ, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हमें एक परीक्षण आवेश लाना होगा, जिससे कि हमको पता पड़े कि उस परीक्षण आवेश पर इस आवेश का क्या प्रभाव है। वो प्रभाव हमको आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल से पता पड़ेगा, और उससे हमको पता पड़ेगा कि हाँ, इस आवेश का इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र है। तो देखिए फिर इससे क्या परिभाषा करेंगे कि वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश रखे जाने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल महसूस करे, वह क्षेत्र
जिसमें कोई अन्य आवेश रखे जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल महसूस करे, इस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझने के हिसाब से इसको परिभाषा में समझ में आ जाती है, लेकिन टेक्निकली हम इसलिए क्या करें, रखे जाने का मतलब नहीं हुआ कि हमने स्थिति को हाईलाइट किया। आकर्षण प्रतिकर्षण बल महसूस करें, इसका मतलब यह है कि उस आवेश का उस क्षेत्र में उस पर प्रभाव है। तो साइंस में परिभाषा जो बनती है, परिभाषा साहित्य की भाषा से नहीं बनती है, उसमें हर चीज स्पेसिफिक होती है। इसीलिए मैंने कहा वह क्षेत्र, इंग्लिश में जिसको कहते हैं ना द एरिया, वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को रखे जाने पर अगर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल का अनुभव करता है, उसको उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा होती है। इस परिभाषा के बाद अगर हम ये कहें कि चलिए क्षेत्र की परिभाषा तो मिल गई, अब क्षेत्र की हम अगर कहते हैं कि प्रकृति क्या है, तो प्रकृति क्या हो, नंबर प्रकृति में दो बात मुख्य, क्षेत्र की प्रकृति बताओ। पहली बात तो ये सदिश राशि क्यों है, सदिश राशि क्यों है? इसकी राशि है कि हमने क्या कहा कि वो आकर्षण का या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है। तो जहां बल आता है, बल क्या है, सदिश राशि है। तो ये क्षेत्र भी सदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि बगैर दिशा के हमको ये नहीं मालूम होगा कि इस क्षेत्र का असर किस तरह है। मान लीजिए मैंने यहाँ इस क्षेत्र में कोई आवेश रखा और यहाँ दूसरा परीक्षण आवेश रखा, यहाँ रखूंगा तो बल कहां लगेगा, इस लाइन के साथ लगेगा। इस परीक्षण आवेश को यहाँ रखूंगा तो बल कहां लगेगा, इस दिशा में लगेगा। तो हर बार स्थिति बदलती गई तो बल की दिशा बदलती गई। जब बल की दिशा बदलती गई, इसका मतलब क्षेत्र भी सदिश होता है। ठीक है, तो और दूसरी चीज जो मैंने थोड़ी देर बताई कि यह स्थिति का फलन है, गति का नहीं। तो विद्युत क्षेत्र की प्रकृति में मुख्य दो बात आई, सदिश राशि है और स्थिति का फलन है, गति का फलन नहीं। अब प्रकृति की बात होगी, परिभाषा की बात होगी, तो हम ये गणना कीजिए, बताइए कि कितना है, गणना कीजिए। विद्युत क्षेत्र कितना है, कम है, ज्यादा है, छोटा चार्ज है, कम होगा क्षेत्र, बड़ा चार्ज है, ज्यादा होगा क्षेत्र। तो गणना क्या आएगी, गणना आएगी कि आप सूक्ष्म परीक्षण आवेश Q0 रख रहे हैं, ठीक है ना, क्षेत्र में इसका विद्युत क्षेत्र क्या है, इसकी जांच करने के लिए आपने एक सूक्ष्म परीक्षण आवेश Q0 रखा। देखिए फिर शब्दों का महत्व है यहां समझने के बाद, सूक्ष्म होना चाहिए। ये नहीं कि आप इसकी जांच करने के लिए बहुत बड़ा आवेश रखते हैं, फिर असर उसको कैसे पता चलेगा। सूक्ष्म होना चाहिए, परीक्षण आवेश होना चाहिए। तो आज जब Q0 की चर्चा करें, Q0 के साथ सूक्ष्म ही लिखिए और सूक्ष्म ही समझिए। ठीक है, तो क्षेत्र की गणना में कर रहा हूं कि इस क्षेत्र में आपने सूक्ष्म परीक्षण आवेश Q0 रखा है और इस पर एक बल का उसको अनुभव हुआ। घटना क्या चली, Q0 रखा, बल का अनुभव हुआ। बल का अनुभव होने से क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बनती है कि E सदिश राशि लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, ये छोटा से छोटा, छोटे से छोटा होता जा रहा है और फिर जाकर जो फोर्स बल है बटे कुल आवेश Q0, ये परिभाषा आ गई। इसको हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला है। मोटे मोटे तो अगर लिमिट की बात नहीं करें तो ये समझ लीजिए कि तीव्रता लगने वाला बल बटे परीक्षण आवेश की मात्रा, इन दोनों का जो रेशियो है
इन दोनों का जो अनुपात है उसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूंकि बहुत छोटे क्यू के साथ बात कर रहे हैं इसलिए हमने इसको लिमिट फॉर्म में बताया है, और समझने के हिसाब से आप ये समझिए F/Q0। ठीक है, अब इसकी गणना को मैं और आगे बढ़ाता हूं। F क्या बताया हमने आपको कल कूलम वाला। Q की जांच कर रहे हैं, Q0 रखें तो F कितना है, आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। प्लस प्लस चार्ज होगा तो प्रतिकर्षण का बल होगा। ये चार्ज अगर माइनस है, अच्छा ये बात को ध्यान रखिए, जब जब सूक्ष्म परीक्षण आवेश की बात होती है ये हमेशा प्लस वाला रखा जाता है, सूक्ष्म परीक्षण आवेश कभी माइनस वाला नहीं रखा जाता है। तो इसने प्लस रखा, इसकी जांच करें, अगर ये प्लस होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा। अगर ये माइनस हुआ तो क्या होगा, आकर्षण का बल होगा। तो मैं अभी आकर्षण प्रतिकर्षण शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस Q0 करने से इस क्षेत्र की तीव्रता को जानने के टाइम पर इस Q के कारण जो F लगा वो कूलाम के लॉ के हिसाब से 1/4 पाई, मान लो निर्वात में रख रहे हैं 1/4 पाई Q0 बाय R स्क्वायर। और सदिश में बात कर रहा हूं तो इकाई सदिश। ठीक है, पहला चार्ज दूसरा चार्ज दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, R, ये R यहां रखोगे तो छोटा हो जाएगा, ये R जहां रखोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो R जितना छोटा, डिनोमिनेटर में R का कम से कम भाग होगा, F ज्यादा से ज्यादा, यानी दोनों के बीच में आप दूरी कम कीजिए, बल ज्यादा लगाए, दोनों के बीच में दूरी ज्यादा कीजिए, बल कम लगाए। तो ये था कूलम वाला। अब E निकालना है तो E क्या है, E दूरी F/Q0, F कितना है 1/4 पाई ये Q0 बाय R स्क्वायर। अभी मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, मान लीजिए इसमें भाग लगाया आपने Q0। ठीक है, तो क्या हुआ, ये Q0 से Q0 गया और E का फॉर्मूला क्या आ गया 1/4 पाई इस E0 Q बाय R स्क्वायर। फर्क समझते आप, कूलम लॉ में फोर्स में Q0 दोनों आ रहा है, ये अमाउंट आ रहा है बटे R स्क्वायर आ रहा है, तीव्रता में ये Q0 चला गया क्योंकि हमारी परिभाषा में ही फोर्स बटे चार्ज है, परीक्षण चार्ज है। तो कंफ्यूज नहीं हो, जब भी क्वेश्चन आए F का क्वेश्चन आए तो आपको दोनों चार्ज की कीमत लगानी है, तीव्रता का प्रश्न आए तो आपको एक चार्ज ही लगेगा। इसमें वापस इसको अगर सदिश में बताना है, यहां इकाई सदिश लगाना है, ये हो इकाई की बात करूं, गणना होगी। अब E की मात्रा क्या होगा, E का मतलब होगा, हमने क्या कहा था, फोर्स बाई चार्ज। तो मात्रक भी क्या होगा, फोर्स यानी बल किसमें लेते हैं आप, न्यूटन में, चार्ज किसमें लेते हैं, कूलम। तो आपकी मात्रक क्या होगी, न्यूटन कूलम। ठीक है, विभव की बात करें, डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन लगा दीजिए, M1 N1 T-2, ये फोर्स की विभव है बटे न्यूटन की विभव है A1 T1। ये तो याद होना चाहिए, इसका डेरिवेशन में नहीं कर रहा हूं, ये तो याद होना चाहिए। इससे क्या आ गया, M1 आएगा, L1 आएगा,
A-1 P-1 और इस N और A को और अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा क्या आएगा P-3 A-1 इसके कैलकुलेशन ज्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि ये अलग अलग विमा आप आगे के निकाल चुके हैं। आप याद सिर्फ ये रखिए कि इसकी विमा M-3A-1 मात्र की बात हो गई, विमा की बात हो गई। अब हम इसके गुण की चर्चा करेंगे। ई के गुण क्या है? ई के गुण जैसा मैंने आपको बताया, ये क्षेत्र था, ये क्षेत्रफल ज्यादा था, इसका क्षेत्र निकाल रहे हैं, इसको मैंने इस पॉइंट पे रखा और मान लीजिए जो बल आया इसको यहां रखा, यहां जो बल आया इसको यहां रखा, यहां जो बल आया। यदि क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, मात्रा और दिशा क्षेत्र के हर बिंदु पर समान हो, यहां तो दिखता आ रहा है, यहां तो दिखता आ रहा है, यहां दिखता है, तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? समरूप क्षेत्र कहलाएगा। समरूप क्षेत्र, समरूप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। आप स्कूल की ड्रेस में यूनिफॉर्म में आते हैं, सबका ड्रेस अच्छा है, कोई फर्क नहीं। तो अगर क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर रखने से विद्युत क्षेत्र की मात्रा और दिशा दोनों समान आती है प्रत्येक बिंदु पर, तो उस पूरे क्षेत्र को समरूप क्षेत्र कहा जाता है। अच्छा, ई की दिशा कहां से कहां होती है? ई की दिशा भी तो चलेगी। ई की दिशा ये तो हमेशा प्लस है, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ई की दिशा हमेशा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की। इसका मतलब क्या समझे? बैटरी में देखते ना, बैटरी में प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है। करंट जो बहती है वो माइनस से प्लस की ओर बहती है, ठीक है। इसी तरह से ई जो क्षेत्र है, क्षेत्र हमेशा प्लस से माइनस की ओर होगा। यदि परीक्षण चार्ट से इसकी जो दिशा है वो ये दिशा ये होगी, ये दिशा धनात्मक से ऋणात्मक। अब ई को हम कैसे पता करें? हमें ये तो हमने थोड़ी देर बात करी कि यहाँ ई है, क्षेत्र है, लेकिन ई का निरूपण जिसको कहते हैं, निरूपण हम कैसे करेंगे? कि निरूपण करने के लिए फिर एक नई टर्मिनोलॉजी आती है, बल रेखा। बल रेखा, अब मैं बल रेखा का थोड़ा सा ये बताऊं आपको। एक क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में आपने एक चार्ज रखा, आवेश, ठीक है, परीक्षण आवेश रखा, इसमें यह क्षेत्र है ही, ये क्षेत्र इसको प्रभावित कर रहा है, इस क्षेत्र को जो प्रभावित कर रहा है तो इसका मूवमेंट होता है, ये चलता है, या आपने इसको चलाया तो बल रेखाएं भी चलती है। बल रेखाएं क्या है? बल रेखाएं चुंबकीय नहीं है, बल रेखाएं होती है काल्पनिक। हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा कोई एक वक्र बनता है, कर्व बनता है, जिससे जो किस कारण से बनता है कि यहाँ क्षेत्र है तो ये परीक्षण चार्ज जैसे चल रहा है, इसमें चल रहा है तो बल रेखाएं भी उस हिसाब से चल रही है। तो बल रेखाएं, बल रेखा की डिफिनेशन बाद में अलग से बताएंगे। बल रेखा वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी विद्युत क्षेत्र से या तो निकलती है, निर्गत होती है, या अंदर की ओर आती हुई है, और उनके स्वरूप से वो किस वक्र के रूप में आती है, इस ढंग से आती है या सीधी जाती है, उनके वक्र के स्वरूप से हमको क्षेत्र का अनुभव होता है। क्षेत्र
इस दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए अभी हमने विद्युत क्षेत्र को समझा, तीव्रता कैसे निकलती है, तीव्रता का फॉर्मूला देखा, तीव्रता की प्रकृति देखी, तीव्रता का गुण देखा, तीव्रता का मात्रक देखा, तीव्रता का विमान देखी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है, अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि बिंदु आवेश के कारण कितना क्षेत्र बनता है। तो आप देखिए, ये मान लीजिए बिंदु आवेश Q यहां और हमें इसके कारण किसी बिंदु P पर, P बिंदु बना है, इस B बिंदु पर हमें क्षेत्र E की कैलकुलेशन करना है। E कितना होगा इस Q का। क्या करेंगे, हमने आपको बताया क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हम उस क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश रखते हैं, सूक्ष्म परीक्षण धनावेश। तो हमने इसका प्रभाव देखने के लिए, इसके कारण E की कीमत निकालने के लिए इस क्षेत्र में मान लीजिए बिंदु P पर हमने एक Q की आवश्यकता, ठीक है, परीक्षण आवश्यकता। कूलम का क्या होता है, कूलम के नियम से क्या होगा, इसके इस चार्ज के कारण और यहां एक परीक्षण चार्ज दोनों के बीच में एक बल लगेगा। बल कौन सा होगा, F। मैं वापस फिर कह रहा हूं, तो मैं बल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं तो प्रतिकर्षण बोल रहा हूं ना आकर्षण बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ये तो प्लस हो ही होगा, ये माइनस है तो आकर्षण हो जाएगा, ये प्लस है तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो बल कितना लगेगा, बल लगेगा 1/4 पाई Q0 बाय R स्क्वायर इकाई सदिश। ठीक है, R क्या है, R सदिश दूरी जो है P बिंदु से इस चार्ज की दूरी जो आवेश की दूरी है, उस R को, वो R सदिश है और उस दिशा में इकाई सदिश है R, ये ऊपर का जो चिन्ह बनाते हैं। कूलम के नियम के साथ ये होंगे। अच्छा, ये कब है, चूंकि मैंने इसका इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये है, ये जो परमिटिविटी परावैद्युता जिसको कहते हैं, ये निर्वात के लिए है। ठीक है, अगर ये निर्वात नहीं होता और इसमें कोई माध्यम होता, अभी मान के चलो ना निर्वात, अगर माध्यम होता तो उसकी परमिटिविटी कितनी होती, E 0 शब्द निर्वात के लिए, तब भी फॉर्मूला इंतजार वही देता। ठीक है, और यहां ये बराबर कितना होता, रिलेटिव इनटू, ये भी फॉर्मूला आपको आगे न्यूमेरिक कक्षा में हमेशा याद होना चाहिए कि ये जो परमिटिविटी है ना, परावर्तन जो है, ये परावर्तन ER जो है रिलेटिव अपेक्षित, ये होता है माध्यम का ये परावर्तनता बटे निर्वात का परावर्तन, इसका जो रिलेशन है अपेक्षित, उसको हम परावर्तनता कहते हैं। अभी मैं माध्यम की बात नहीं करते, मान लीजिए कर रहा हूं निर्वात में है, तो निर्वात में कूलम के नियम से ये लगे। ठीक है, इसका मतलब क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी, वही F/Q, किस पे असर है, परिक्षेत्र F/Q0, तो F में Q0 को भाग में Q0 उड़ गया और आपके पास क्या गया 4 पाई ये और Q/R स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर मैं पूरा नहीं लिखूं तो हम वो कांस्टेंट K भी लिख सकते हैं। मैं पूरा इसमें लिख रहा हूं तो K के संग आपको ये भी ध्यान है, K तो आप याद रहेगा, लेकिन ये कहीं भूल नहीं जाए आप, E0 लगाना या R लगाना या ये सिंपल लगाना, इसलिए मैंने पूरा लिखा। तो ये आपका वैल्यूएशन हो गया। अच्छा, इससे क्या पता पड़ा, यदि मैं ग्राफ खींचूं, ग्राफ इस दिशा में E हो, इस दिशा में R हो, ठीक है, तो R कहां है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, व्युत क्रमानुपाती है, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, ये। और अगर मैं ग्राफ ये खींचूं E और 1/R² का ग्राफ खींचूं, तो E जो है इस 1/R² का सीधा प्रोपोर्शन होगा,
R से तो करवाएगा, इससे 1/r से। तो सिंपल सी बात है, बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र निकाला है। बिंदु आवेश क्षेत्र में आप एक परीक्षण आवेश लिख दीजिए, स्थिति सदिश व्यक्ति दी है, कूलम का नियम लगाओ, पहले F लगाओ और फिर फॉर्मूला लगाओ तीव्रता का, फोर्स बटे इकाई घनावेश। मतलब तीव्रता कितनी है? तीव्रता कूलम का बल प्रति इकाई धनावेश, प्रति इकाई धनावेश, कुल धनावेश का आपने भाग लगा दिया, प्रति इकाई धनावेश आ गया, वो जो बल है वो बल ही तीव्रता है। अब जब हमने बिंदु आवश्यकता की बात करी तो निकाय की बात करें। निकाय में क्या होगा? निकाय में ये होगा कि एक चार्ज नहीं है, क्यू चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्ज है, बहुत सारे। मान लीजिए सीधी पिक्चर, ये बहुत सारे चार्ज है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। यहां एक Q1 चार्ज है, क्षेत्र में Q1 भी रखा है, Qn भी रखा है, यहां मान लीजिए Q2 भी रखा है। सबके सदिश कौन कौन से हैं? इसका R1 है, Q2 का R2 है, Q3 का R3, इसी तरह Qn का मान लीजिए Qn है, Qn का Rn है। इतने सारे आवेश रखे हुए हैं अलग अलग सदिशों के हिसाब से, और हमें इन सबके कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कुछ भी नहीं करना है, दूसरों को भूलते जाओ। पहले चार से कारण निकाल लीजिए E1, दूसरे कारण निकाल लीजिए E2, तीसरे कारण निकाल लीजिए E3 और सबको जोड़ दीजिए प्लस En तक। तो ये बराबर आपका E1 प्लस E2 प्लस E3 सो एंड सो। इसको कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत मतलब ये है कि एक ही क्षेत्र में एक से ज्यादा आवेश है तो कुल क्षेत्र का तीव्रता निकालने के लिए हम प्रत्येक आवेश के कारण होने वाली तीव्रताओं का बीजगणितीय योग कर लेंगे तो हमको परिणामी तीव्रता पता पड़ेगा। अब परिणामी तीव्रता को मैं जनरल फॉर्मूला देता हूं, आप यहां देखिए। एक बिंदु के लिए क्या थी, एक आवेश के लिए क्या था? सिंपल एक चार्ज था, एक आवेश था Q और परीक्षण आवेश Q0 था। अब हमारे पास क्या है? Q1 है, Q2 रखा है, Q3 रखा है। इस फॉर्मूले को जनरलाइज फॉर्मूला बनाते हैं। जनरलाइज फॉर्मूला क्या होगा? E बराबर, ये तो कांस्टेंट है, ये जो मैं ध्यान दिया, समेशन क्या हो जाएगा? समेशन हो जाएगा Q0 तो सब में, इसमें भी कट जाएगा सब में। मान लीजिए जैसे E1 निकाला है, E1 निकाला है, ये 1/4 Q बटे R1 का स्क्वायर, R1 का दिशा इकाई सदिश, E2 दूसरे का निकाला 1/4 Q R2 ऐसे ऐसे करते हुए En 1/4 दिस वन Q by Rn का स्क्वायर, Rn का इकाई सदिश। इन सबको जोड़ा तो परिणामी तीव्रता आ गई। इसको जनरल फॉर्मूला में लिखाऊं तो इन सबको जोड़ा तो ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, इसको जोड़ा, ये कॉमन आ गया। समेशन में नहीं लगाया, समेशन में लिखा हूं मैं, और आई लिखता हूं I1 से लेके n तक, यानी चार्ज नंबर 1 है, चार्ज नंबर 2 है, Q1 है, Q2 है, और इस तरह से करते हुए कुल Qn चार्ज है। Qn चार्ज अंदर क्या आया? Q कौन सा Q? I वाला बटे Ri का स्क्वायर और Ri, लेकिन I कौन सा? जिसका संबंध n से है।
मैंने क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया कि आई हर जगह संबंध जीरो किसके लिए? जीरो है फंक्शन चार्ज के लिए। फंक्शन चार्ज के लिए जीरो लिखा हूं तो E1 भी किससे निकला? फंक्शन से। E2 भी किससे निकला? फंक्शन से। E3 किससे निकला? फंक्शन। En किससे निकला? फंक्शन से। तो यहां जब मैं कॉमन फॉर्मूला लगा रहा हूं आई वाला, आई वहां चार्ज के लिए लगा रहा हूं तो मैं इसका संबंध जीरो से जोड़ रहा हूं। इसलिए मैंने जीरो आई इसको बताने के लिए कि जो फंक्शन चार्ज है उसकी तुलना में आईवा चार्ज जो है, आईवा है उसका तो इकाई सदिश लिया है, उसकी डिस्टेंस ली है और इसीलिए मैंने आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू 1 तक लिखा। तो ये चीज हो गई क्लियर कि बिंदु क्षेत्र के कारण हमने की निकाल दिया और निकाय है तो निकाय के कारण सबका योग। लास्ट में आता है बल रेखाएं। कोई क्षेत्र लिया, क्षेत्र में किसके कारण क्षेत्र है? किसी आवेश के कारण है। इसको पता करने के लिए फंक्शन आवश्यकता है। फंक्शन आवेश को लाके रखा, दोनों के बीच में बल भी लगा, क्षेत्र की तीव्रता भी लगी। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको यहां से यहां लगाऊं, मान लीजिए डिस्टेंस ज्यादा हो गई, एफ होने की मात्रा बदल गई और लंबा रह गया और मात्रा बदल गई। तो कहने का मतलब यदि मैं फंक्शन आवेश को यहां घुमाऊं तो क्या बनेगा? कोई वक्र बनेगा, यहां से वक्र चला, यहां से वक्र चला, कर्व है ना, एक ज्योमेट्री टाइप की बनेगी। या उल्टा कि बल रेखाएं इसके कारण निकल रही हैं, बल रेखाएं भी निकल रही होगी, निकल रही होगी, निकल रही होगी। ये समस्त बल रेखाएं इसको फंक्शन चार्ज को घुमाएंगी, चलाएंगी। ठीक है, तो ये चलाएंगे, किसकी चलाएंगे? वापस किसी वक्र पे चलाएंगे। तो ये जो काल्पनिक वक्र है, काल्पनिक चलती नहीं है, कोई रेखाएं आपको दिखेंगी नहीं, ये जो काल्पनिक वक्र है, काल्पनिक रेखाएं, इनको बल रेखा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि विद्युत क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र जो कोणहीन हो। अब देखिए ये शब्द मैंने क्यों लिखा, कोणहीन इसलिए लिखा है, ऐसे नहीं बनेगा कभी वक्र रेखा है, कभी ऐसा नहीं बनेगा कि सीधा को कहता है सीधे का कोण बन रहा है या सीधा बन रहा है कि लंबे का बन रहा है ना। कोणहीन वक्र है और काल्पनिक वक्र है और विद्युत क्षेत्र में वक्र, इससे जो रेखाएं काल्पनिक बनती है और उन रेखाओं के सहारे से कोई स्वतंत्र इकाई धनावेश चलता है, कोई स्वतंत्र इकाई धनावेश चलता है, उन रेखाओं को बल रेखाएं। बल रेखाओं की परिभाषा आपने काल्पनिक क्षेत्र का इस्तेमाल किया, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का इस्तेमाल किया कि विद्युत क्षेत्र के अंदर वे काल्पनिक कोणहीन काल्पनिक रेखाएं जो किसी एक काल्पनिक वक्र में चलती है, वह वक्र जो कोणहीन है जिसमें कोई इकाई धनावेश चलता है, इसकी वैल्यू मिल जाएगी और ये परिभाषा मिल जाती है। अब अगर यहां प्लस आवेश है और यहां माइनस आवेश है, तो एक कंसेप्ट बनाया है कि प्लस आवेश में जो बल रेखाएं हैं वो अनंत तक जाएंगी। कहां से चलेंगे? यहां से चार्ज है, यहां चलेंगी अनंत तक जाएंगी, और अगर माइनस है तो बल रेखाएं अंदर की तरफ आएंगी अनंत से। इसका मतलब क्या हुआ? यदि हम इसका डायग्राम बनाएं तो बल रेखाएं ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, दिशा ये, दिशा ये, दिशा ये, किस तरफ जा रही है? अनंत की तरफ जा रही है। इसका मतलब यहां कौन सा चार्ज है? प्लस। और अगर यही उल्टा होता, इधर आ रही है, इधर आ रही है, इसका मतलब कौन सा चार्ज है? माइनस।
यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाए, ये डायग्राम दे दिया जाए और फिर ये पूछा जाए कि बताइए यहाँ चार्ज कौन सा है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि अनंत की तरफ जा रही है तो प्लस चार्ज होगा, अनंत की तरफ से आ रही है तो माइनस चार्ज। इसके बाद मान लीजिए दो चार्ज है, प्लस प्लस है, प्लस क्यू, और ये कनेक्शन चार्ज प्लस, दोनों प्लस प्लस है, तो क्या होगा, इसके कारण बढ़ जाएगी, 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 इसके कारण। तो पैटर्न कैसा बना, पैटर्न कैसा बना, उल्टा होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, इसके कारण वाई, इसके कारण वाई, इसके कारण वाई, इसके कारण। इसी आधार पर बल रेखाओं के डायग्राम अलग अलग बनते हैं। अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग बल रेखाओं का पैटर्न बनता है। और एक चीज वो है, बल रेखाओं की परिभाषा जब हम देते हैं तो बल रेखाओं की परिभाषा खाली हम ये नहीं करेंगे बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र के अंदर काल्पनिक रेखाएं हैं, वक्र है, और ऐसा वक्र है जो कोणहीन है, और कोणहीन के साथ साथ क्या कहते हैं कि उसको अनंत की ओर जा रहा है। उसके साथ एक परिभाषा आपको शब्द देना जरूरी है कि वक्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर तीव्रता की दिशा बताती है। ये परिभाषा का बेसिक पॉइंट है कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई कोई वक्र रेखा उस बिंदु पर तीव्रता, विद्युत तीव्रता की दिशा बी बिंदु के लिए होगी। आज खींचोगे यहाँ, ये दिशा ही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी रेखा भी घूमती जा रही है, क्षेत्र भी घूमता जा रहा है। क्षेत्र की दिशा ये होगी, ये क्षेत्र की दिशा होगी, या क्षेत्र की दिशा होगी। तो परिभाषा में आप बिंदु लिखिए कि काल्पनिक रेखाएं ऐसी रेखाएं जिनके किसी बिंदु विशेष पर स्पर्श रेखा उस क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। लास्ट, विद्युत फ्लक्स। अभी तक की चर्चा से ये पता पड़ा कि विद्युत क्षेत्र किससे पता पड़ता है, बल रेखाओं से पता पड़ता है। इससे ये पता पड़ा यदि बल रेखाएं ज्यादा हैं तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, बल रेखाएं कम है